दरबार में आया भविष्य बताने वाला कंगन। एक ठंडी सुबह, जब लाल किले की ऊंचाई से सूरज की पहली किरणें उतर रही थी, तब अकबर दरबार में बैठे थे, चिंतन की मुद्रा में। दरबारियों की चहल पहल और शास्त्रों की बहस के बीच बीरबल कुछ सोचते हुए मौन थे। तभी महल के मुख्य द्वार से एक अजनबी प्रविष्ट हुआ। चेहरे पर नकाब, गेरुए वस्त्र और हाथ में एक लकड़ी का डिब्बा। मैं सौदागर नहीं, समय का दूत हूं, उसने ऊंचे स्वर में कहा। क्या बेचते हो? राजा अकबर ने पूछा। मैं कुछ नहीं बेचता, मैं केवल भविष्य दिखाता हूं। इतना कहकर उसने डिब्बे को खोला। भीतर रखी थी एक सोने की तरह चमचमाती चूड़ी, जिसे उसने भविष्य बताने वाला कंगन कहा। जो इसे पहनेगा उसे 3 बार भविष्य के दर्शन होंगे। सारा दरबार चौंक उठा। बीरबल की आंखों में हल्का संशय और मुस्कान उभरी। राजा अकबर ने उत्सुकतावश वो कंगन पहन लिया। पल भर में ही उनकी आंखें पलट गई और वो कुर्सी से गिरते गिरते बचे। उन्होंने देखा एक रक्तरंजित युद्ध का दृश्य, आग से झुलसी हवेली और एक राजकुमार जो कहता है, पिता की गद्दी का अब अंत है। राजा पसीने से भीग गए। ये क्या था? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। सौदागर बोला, आपने भविष्य की पहली झलक देखी, 2 और शेष है। बीरबल ये सब देखकर गंभीर हो गए। वो जानते थे कि हर चमत्कार के पीछे या तो विज्ञान होता है या चाल। बीरबल ने सौदागर की परछाई पर नजर डाली और चौंक गए। उसकी परछाई एक पल को बिल्कुल हटी, मानो वो इंसान ही न हो। उन्होंने तुरंत पूछा, आपका गांव कौन सा है? मैं कालग्राम से आया हूं, सौदागर बोला। बीरबल जानते थे कि ऐसा कोई गांव नहीं था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी रात उन्होंने गुप्तचरों को भेजा सौदागर की खोज के लिए। दूसरे दिन अकबर ने फिर कंगन पहना। इस बार उन्होंने देखा बीरबल को कैद किया गया है। दरबार में एक नया वजीर है, जो बीरबल की कुर्सी पर बैठा आदेश दे रहा है। आवाज आई, जो ज्यादा चतुर होते हैं वो अक्सर जाल में पहले फंसते हैं। राजा हैरान थे। शक और डर उनके चेहरे पर साफ था। उधर बीरबल की आंखों में अब चुनौती चमक रही थी। बीरबल ने चुपचाप उस कंगन की नकल तैयार करवाई, एक वैसा ही दिखने वाला, लेकिन बिना किसी ऊर्जा वाला। एक रात, जब सौदागर अपने कमरे में था, बीरबल ने असली कंगन को चुपके से बदल दिया। सौदागर को भनक नहीं लगी। तीसरे दिन अकबर ने वही नकली कंगन पहना। कुछ नहीं हुआ। राजा बोले, भविष्य क्यों नहीं दिखा? सौदागर घबरा गया। शायद आपकी आत्मा अब तैयार नहीं, वो बड़बड़ाया। अब बीरबल बोले, अब मेरी बारी है इसे पहनने की। मैं देखना चाहता हूं मेरा क्या भविष्य है। सौदागर ने टालना चाहा, लेकिन राजा ने जोर दिया। बीरबल ने नकली कंगन पहनकर आंखें बंद की और नाटक करने लगे। मैं देख रहा हूं। एक नकली सौदागर जो कालग्राम से नहीं, अंधविश्वासों के नगर से आया है। वो भविष्य नहीं बताता, डर बेचता है। वो असली कंगन अब मेरे पास है और इसमें छुपा है रहस्य। सैनिकों ने तुरंत सौदागर को पकड़ लिया। बीरबल ने असली कंगन को खोला और उसके भीतर निकली एक घड़ी की कल जैसी संरचना, जो रत्नों से सजी थी और शायद मानसिक छवि उत्पन्न करने वाला यंत्र था। ये कोई जादू नहीं, बीरबल बोले, ये दिमाग पर असर डालने वाला उपकरण है। सौदागर एक विद्वान निकला, जो चाहता था कि लोग विज्ञान को जादू समझें और उसके बल पर राजाओं को वश में करे। सौदागर को बंदी बना लिया गया, लेकिन उसी रात महल के बाहर एक और रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई दिया। उसके हाथ में एक और चमचमाता कंगन था। बीरबल बालकनी से देख रहे थे। क्या तुमने देखा महाराज? बीरबल ने कहा, शायद ये खेल अब शुरू हुआ है। अकबर ने गंभीरता से कहा, तो क्या जो हमने देखा वो किसी और का वर्तमान था? बीरबल मुस्कराए। या किसी और का भविष्य? ये तो अगली कहानी ही बताएगी। उस रात, जब दरबार की रौनक फीकी पड़ गई थी, बीरबल चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे।
जैसे ही चांद ने बादलों से झांका, उन्होंने एक आकृति को देखा। काला चोगा, झुकी पीठ और हाथ में चमकता हुआ कुछ। वो आकृति महल की पिछली दीवारों से होती हुई अदृश्य हो गई। बीरबल बोले, ये खेल एक व्यक्ति का नहीं, ये कोई पूरा समूह है। अगली सुबह उन्होंने महाराज अकबर को बताया, मुझे शक है कि कंगन बनाने वाला अब भी सक्रिय है और असली खेल अभी शुरू हुआ है। बीरबल ने तफ्तीश शुरू की। वे अपने पुराने ज्ञान संग्राहक मित्र दयानंद पंडित के पास पहुंचे, जो हर प्रकार के रहस्यपूर्ण ग्रंथों का संग्रह करते थे। दयानंद ने एक बहुत ही पुराना ग्रंथ निकाला, कालमंडल। उसमें लिखा था, 3 चक्र होंगे भविष्य के, 3 उपकरण होंगे सच्चाई के। पहला दिखाएगा विनाश, दूसरा उत्पत्ति और तीसरा परिवर्तन। बीरबल चौंके। तो ये कंगन केवल पहला उपकरण था। 2 और अब भी कहीं मौजूद है। दरबार में इन दिनों एक नया मंत्री आया था। नाम था विरक्तसेन। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, लेकिन असाधारण रूप से जानकार। बीरबल ने नोट किया कि जब भी कंगन की बात आती, सेन की आंखों में हल्की बेचैनी दिखती। एक दिन उन्होंने सेन के कमरे की तलाशी ली। वहां एक ताम्र पत्र मिला, जिस पर कुछ अजीब लिपि में लिखा था। बीरबल ने उसे पंडित दयानंद को दिखाया। अनुवाद में निकला, द्वितीय कंगन मन मंथन है, जो सोच को नियंत्रित करता है। वो राजा के सबसे करीबी की कलाई पर होगा। उसी शाम महल की शाही रसोई से एक सेवक चीखता हुआ निकला। उसने कहा कि उसने भूत देखा, एक परछाई जो दीवार से निकलकर चली गई। बीरबल खुद रसोई पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, दीवार में एक छोटा जंग लगा लोहे का द्वार, जो सामान्यतः नहीं खुलता था। जब उन्होंने उसे खोला तो एक गुप्त सुरंग सामने आई। वहां से उन्हें मिली एक छोटी मिट्टी की मूर्ति, जिसकी कलाई में दूसरा कंगन था, काले रंग का, लेकिन उसमें हल्की हल्की नीली रेखाएं थी, जैसे बिजली समाई हो। बीरबल बोले, यह है दूसरा कंगन, मन मंथन। बीरबल ने वो कंगन पहना नहीं, लेकिन उन्होंने एक बुद्धिमान सैनिक हरिप्रसाद से परीक्षण करवाया। हरिप्रसाद ने पहनते ही कहा, मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरी सोच पढ़ रहा हो। मेरी यादें बदल रही हैं। कुछ देर बाद हरिप्रसाद बड़बड़ाने लगा, बीरबल देश का गद्दार है, मुझे उसे मार देना चाहिए। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल समझ गए, ये कंगन न केवल विचारों को पढ़ता है, बल्कि उन्हें बदल भी सकता है। बीरबल ने अब सेन की परछाई पर गहराई से नजर रखी। एक रात सेन महल से बाहर निकलते पकड़ा गया और उसके पास से मिला तीसरा कंगन, जिसे परिवर्तन चक्र कहा जाता था। पर बीरबल ने पाया कि सेन अब धीरे धीरे अपना चेहरा बदल रहा है। उसके शरीर पर चमड़ी उतारने जैसी प्रक्रिया हो रही थी, जैसे वो कोई और था। बीरबल ने पानी का कटोरा उसके ऊपर डलवाया और उसकी असलियत सामने आई। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि शरीर धारण करता जाति का जीव था। वे जीव जो यंत्रों की मदद से किसी और की आकृति में ढल सकते थे। अब तीनों कंगन बीरबल के पास थे। भविष्य दर्शन, मन मंथन, परिवर्तन चक्र। पर जैसे ही उन्होंने तीनों कंगनों को पास में रखा, महल में एक भूकंप जैसा कंपन हुआ। दरबार का दृश्य बदल गया। सभी दरबारी, अकबर, सैनिक, सब एक पल के लिए जड़ हो गए। बीरबल ने देखा, एक विशाल जाल बुन रहा था इन तीनों कंगनों के बीच, जो समय की रेखा को मोड़ रहा था। उसी में एक चेहरा उभरा, मैं समय नहीं, समय का निर्माता हूं। इन कंगनों के जरिए तुम्हारा युग फिर से लिखा जाएगा। बीरबल ने तुरंत तीनों कंगनों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक को यमुना में, एक को रेगिस्तान में और एक को हिमालय की ओर भेज दिया। दरबार फिर सामान्य हो गया। किंतु तभी अकबर बोले, मैंने सपने में देखा, मैं ताज पहनता हूं, पर वो ताज मेरा नहीं, किसी और का है। बीरबल बोले, शायद समय की छाया अब भी हम पर है महाराज। शायद ये अंत नहीं, एक और शुरुआत है। बीरबल जब भी आंखें बंद करते,
उन्हें किसी अनदेखी शक्ति का आभास होता, मानो समय उनके चारों ओर दोहराया जा रहा हो। तीनों कंगनों को अलग अलग दिशाओं में भेजने के बाद कुछ समय तक सब शांत रहा। लेकिन बीरबल जानता था, ये मौन तूफान से पहले का है। इसी बीच उन्होंने देखा कि महल के कई सैनिक अजीब व्यवहार करने लगे थे। कुछ को भूतकाल की घटनाएं भविष्य लग रही थी, कुछ को ऐसा लग रहा था कि वे कई बार एक ही दिन जी रहे हैं। बीरबल ने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु ने कहा, जब कालचक्र से छेड़छाड़ होती है तब समय अपने नियम तोड़ देता है। तुम्हारे द्वारा फेंके गए कंगन यदि सही हाथों में नहीं गए तो वे अब चौथा चक्र बना सकते हैं, वो चक्र जो समय को एक बंधन में डाल देगा। बीरबल ने चुपचाप काशी की यात्रा की। वहां एक महान साधु थे, त्रिकाल ऋषि, जो कहते थे कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकते हैं। त्रिकाल ऋषि ने बीरबल को देखते ही कहा, तुमने जिन कंगनों को दूर किया उन्होंने खुद को एकजुट करने की चेष्टा की है। अब एक चौथा कंगन बन चुका है, जिसे चक्रेश कहा जाता है। वो न भविष्य दिखाता है, न विचार बदलता है, न आकार बदलता है। वो वास्तविकता को मिटाकर नई रचना कर सकता है। बीरबल का चेहरा सख्त हो गया। अगर ये किसी गलत व्यक्ति के पास चला गया तो? त्रिकाल बोले, तो इतिहास दोबारा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि हटा दिया जाएगा। जब बीरबल राजधानी लौटे तो उन्होंने पाया कि बहुत कुछ बदल चुका था। राजा अकबर अब भी राजा थे, पर उनके पास बैठे व्यक्ति को दरबार बीरबल कहकर बुला रहा था। असली बीरबल को कोई पहचान ही नहीं रहा था। महल के चित्रों में भी किसी और का चेहरा था। बीरबल समझ गए, चौथा कंगन अब सक्रिय है। अब सवाल था, कौन है वो व्यक्ति जो बीरबल की जगह ले चुका है? कुछ समय बाद बीरबल ने नकली बीरबल का पीछा किया। वो आधी रात को वर्तमानपुर नामक एक जगह गया, एक गुफा जो कालती से बाहर स्थित थी। गुफा के भीतर था एक चमकता हुआ थल, और उसके बीचों बीच एक व्यक्ति ध्यान में बैठा था। वो कोई और नहीं बल्कि वही सौदागर था जिसे पहले बंदी बनाया गया था। पर अब वो न सौदागर था, न कोई सामान्य व्यक्ति। वो एक कालशिल्पी था, एक प्राचीन सभ्यता का व्यक्ति जो समय की रचना कर सकता था। बीरबल ने देखा, वहां एक पूरा कालशिल्पियों का समूह मौजूद था, जो चारों कंगनों के एक होने की प्रक्रिया को चला रहे थे। उनका उद्देश्य था मूल इतिहास मिटाकर एक नया इतिहास रचना, जहां सम्राट अकबर नहीं बल्कि कालमंत्र नामक शासक राज करेगा। और बीरबल, वो इस नए इतिहास में कभी जन्म ही नहीं लेते। बीरबल किसी तरह से महल लौटे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, पर वो किसी तक पहुंची ही नहीं। पर एक रात असली अकबर ने एक सपना देखा, जिसमें बीरबल बोले, जो तुम्हारे साथ बैठा है वो मैं नहीं हूं। जो इतिहास तुम देख रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। तुम समय के जाल में फंसे हो महाराज। अकबर हड़बड़ाकर उठे। अगली सुबह उन्होंने नकली बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमने क्या पहना था? नकली बीरबल जवाब नहीं दे पाया, और अकबर समझ गए कुछ गड़बड़ है। अकबर ने असली बीरबल को खोजा और उसे छुपाकर महल में लाया। अब दोनों ने योजना बनाई चक्रेश कंगन को नष्ट करने की। वे कालशिल्पियों की गुफा में पहुंचे। वहां एक बड़ा अनुष्ठान चल रहा था। चौथा कंगन धीरे धीरे आकार ले रहा था। बीरबल ने एक युक्ति से उस ऊर्जा को प्रतिबिंबित किया, एक प्राचीन दर्पण जिसे उन्होंने काशी से लिया था। उसमें उस कंगन की ऊर्जा पड़ते ही उसकी गति थम गई। लेकिन तभी कालशिल्पियों का प्रमुख प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, समय का नियंत्रण अब मानवों के हाथ में नहीं है। बीरबल ने कहा, अगर समय तुम्हारे नियंत्रण में है तो सत्य हमारे पास है, और जहां सत्य है वही इतिहास जीवित रहता है। एक भयंकर मुठभेड़ के बाद चक्रेश कंगन की ऊर्जा बिखर गई। उसकी चकाचौंध से हर दिशा उजली हो गई। फिर सब शांत हो गया। दरबार, महल, दरबारी, राजा सब पहले जैसे लगने लगे।
पर बीरबल की आंखों में अब भी सवाल था। क्या वो असली समय रेखा थी या केवल एक और संशोधित दृश्य? क्या कालशिल्पियों को पूरी तरह हराया गया था या उन्होंने बीरबल के जहन में ही नया बीज बो दिया है? अंत में बीरबल की हथेली में एक अजीब वस्तु दिखी, एक अर्धचंद्र आकार की कड़ी जो किसी नए कंगन का आधा हिस्सा थी। बीरबल की हथेली में जो अर्धचंद्राकार वस्तु मिली थी वो धीरे धीरे गर्म हो रही थी। उसमें से हल्की सी चांदी की रेखा बाहर निकलती, हवा में फैलती और फिर गायब हो जाती। बीरबल ने बहुत ध्यान से देखा। हर बार वो रेखा एक ही दिशा में जाती थी, दक्षिण पश्चिम, मानो कोई दिशा दिखा रहा हो या बुला रहा हो। उन्होंने निर्णय लिया, इस रहस्य को अकेले सुलझाना होगा, बिना किसी को बताए। बीरबल अकेले एक अश्व पर सवार हो दक्षिण की ओर बढ़े। 4 दिन की यात्रा के बाद वो पहुंचे काव्यगिरी पर्वत, एक ऐसा स्थान जो न मानचित्र में था न किसी ग्रंथ में। रात के समय उन्होंने देखा, पर्वत की चोटी पर हल्की नीली रोशनी चमक रही है। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया एक छाया मूर्ति उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने कहा, बीरबल, तुमने समय की 3 रेखाएं तोड़ी है, लेकिन चौथी रेखा तुम्हारे भीतर जन्मी है। अब तुम्हें स्वयं अपने छाया रूप से भेंट करनी होगी। बीरबल हैरान हुए, छाया रूप? क्या तुम मेरा अक्स हो? उत्तर मिला, नहीं, मैं तुम्हारी संभावित चेतना हूं, जो उस दिन जन्मी थी जब तुमने चक्रेश को रोका। छाया रूप ने बीरबल को एक और अर्धवृत्ताकार कंगन दिया। दोनों आधे हिस्से अब एक साथ चमकने लगे, लेकिन जैसे ही दोनों हिस्से मिले, एक ध्वनि गूंजने लगी, समय अधूरा है, सत्य अधूरा है, तुम अधूरे नहीं रहोगे बीरबल, अगर तुम समर्पण करो। अचानक बीरबल बेहोश हो गए। जब बीरबल को होश आया, वो स्वयं के भीतर कैद थे। हर ओर वो खुद, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, कभी मंत्री, कभी अपराधी। हर बीरबल एक सवाल पूछ रहा था, तुम कौन हो? हर उत्तर पर भ्रम बढ़ता गया। आखिर एक बीरबल बोला, जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे, 5वां कंगन तुम्हें नहीं अपनाएगा, और अगर वो तुम्हें न अपनाए तो वो किसी और को मिलेगा। और फिर एक नया चेहरा उभरा, जिसे बीरबल पहले कभी नहीं देखा था, पर उसकी आंखों में अकबर की चालाकी और बीरबल की मुस्कान दोनों थी। इस रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, मैं हूं सम्राट रहस्येंद्र, 5वीं रेखा का अधिपति। जब तुमने पहली बार भविष्य देखा था, वो दृश्य मेरा ही भेजा गया था। मेरा उद्देश्य था तुम्हें इस यात्रा पर भेजना, ताकि 5वां कंगन मेरी ओर खिंचाए। बीरबल ने कहा, तुम क्या चाहते हो? रहस्येंद्र बोला, मैं इतिहास नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं इतिहास याद न रहे। दूसरी ओर अकबर को अजीब सपने आने लगे। हर रात वो खुद को एक अजनबी शहर में पाते, जहां लोग उन्हें पहचानते ही नहीं। उन्होंने अपनी पुरानी किताबें, दस्तावेज और पांडुलिपियां निकलवाई, पर उनमें कहीं भी बीरबल नाम का जिक्र नहीं था। क्या बीरबल कभी था भी? उन्होंने खुद से पूछा। उन्हें बस एक चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, अगर तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे क्या पूछा था, तो याद रखो, मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। पर्वत की गुफा में रहस्येंद्र और बीरबल के बीच विचारों की लड़ाई जारी थी। रहस्येंद्र ने कहा, 5वां कंगन केवल उसे अपनाता है जो अपनी छाया को पहचान लेता है, पर तुम अब भी अपने आप को बचाना चाहते हो। बीरबल चुप रहे, फिर मुस्कराए। सच्चाई ये है, मैं बचना नहीं चाहता, मैं बदलना चाहता हूं। इतना कहते ही उन्होंने 5वें कंगन को अपने हाथ में लिया, और जैसे ही वो बंद हुआ, पूरा पर्वत थर्राने लगा। छाया, रहस्य, कल्पना सब टूटते हुए चिल्लाने लगे। समय रुक नहीं सकता, वो केवल दोहराया जा सकता है। अगली सुबह अकबर ने दरबार में बीरबल को देखा, पर वो बीरबल कुछ अलग था। उसकी आंखों में सदियों का अनुभव था, पर होठों पर वही पुरानी मुस्कान। तुमने कहा था तुम लौटोगे, अकबर बोले। बीरबल बोले,
मैं लौट नहीं आया महाराज, मैं पहली बार आया हूं। पिछली रात से ही अकबर अपने सपनों में एक और बीरबल को देख रहे थे। एक ऐसा बीरबल जो उनके सामने खड़ा तो था, पर उसकी छाया पीछे नहीं, आगे पड़ती थी। अकबर ने महल के चित्रों को देखा। कुछ में बीरबल थे, कुछ में नहीं। कुछ चित्र बदल चुके थे। राजा ने बीरबल से पूछा, तुम पहले जैसे क्यों नहीं लगते? बीरबल मुस्कराए, क्योंकि अब मैं पहले वाला नहीं हूं, और शायद कभी था भी नहीं। उसी रात बीरबल ने महल के गुप्त तहखाने में एक पुराना ग्रंथ खोज निकाला, कालबिंदु सूत्र। उसमें लिखा था, समय की 5 रेखाएं नहीं, 6 होती है। छठी रेखा को समाप्ति नहीं, अनंत कहा जाता है। ये वो बिंदु है जहां बीते, होते और होने वाले तीनों समय एक साथ होते हैं। बीरबल जान चुके थे, अब कोई उन्हें समाप्त नहीं करना चाहता, बल्कि उन्हें वो बिंदु बनाना चाहता है जिसमें समय स्वयं समा जाए। राजधानी में अचानक अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ दरबारी सुबह उठते ही भूल जाते कि वे कौन हैं। कुछ सैनिक दिन में बुढ़ा जाते, रात को फिर जवान हो जाते। महल की एक दीवार हर शाम 2 अंगुल आगे खिसक जाती। अकबर चिंतित हो गए। बीरबल ने कहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि छठी रेखा अब मुझ में खुल रही है, और इसका ताला यदि किसी गलत हाथ में चला गया तो यह साम्राज्य नहीं, समय नष्ट हो जाएगा। एक दिन महल में एक नया दूत आया। उसने खुद को कालशून्य कहा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका चेहरा हर बार देखने पर अलग दिखता था। कभी वो जवान, कभी बूढ़ा, कभी बीरबल के जैसा, कभी स्वयं अकबर के जैसा। उसने कहा, बीरबल अब केवल मंत्री नहीं है, वो समय का आखिरी दरवाजा बन चुका है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने की चाबी अब मेरे पास है। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? कालशून्य बोला, मैं वो हूं जिसे भविष्य ने भी कभी नहीं देखा। बीरबल और अकबर ने मिलकर उस नक्शे का अनुसरण किया जो कालबिंदु सूत्र में छिपा था। ये नक्शा उन्हें एक छुपे हुए महल तक ले गया जो एक दर्पण झील के भीतर था। उस महल में उन्हें मिला 7वां कंगन, हां 7वां, जिसके बारे में किसी ग्रंथ में नहीं लिखा था। यह कंगन पारदर्शी था, उसमें कुछ दिखता नहीं था, लेकिन जब बीरबल ने उसे छुआ तो उन्हें अपना पूरा जीवन एक बार में दोहरता हुआ दिखा। पर हैरानी की बात यह थी, उस दोहराए जीवन में एक भी बार अकबर नहीं था। बीरबल समझ चुके थे, या तो वे इस कंगन को धारण कर छठी रेखा के ताले को खोल सकते हैं, या वे उसे नष्ट कर सकते हैं, जिससे समय अपनी गति खो दे। उन्होंने अकबर से कहा, यदि मैं समय का ताला बन गया तो मुझे खुद को भूलना होगा, शायद तुम्हें भी भूलना होगा। अकबर की आंखें भर आई। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बीरबल ने कहा, डर केवल मृत्यु से लगता है महाराज, और मैं अब मरने वाला नहीं, समय में समाने वाला हूं। बीरबल ने 7वां कंगन पहना। अचानक पूरी धरती कंपन करने लगी। वायुमंडल नीला हो गया। लोग हवा में स्थिर हो गए, जैसे किसी ने रोक बटन दबा दिया हो। कालशून्य प्रकट हुआ। उसने कहा, अब दरवाजा खुल गया है। अब या तो तुम समय बनो या मैं समय को खा जाऊं। दोनों के बीच कोई तलवार नहीं, कोई युद्ध नहीं, बल्कि चेतना का द्वंद्व हुआ। यह लड़ाई चुपचाप हुई, पर सारा ब्रह्मांड उसमें डूबा हुआ था। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। दरबार पहले जैसा दिख रहा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारी चर्चा कर रहे थे, पर कोई भी बीरबल का नाम नहीं ले रहा था। अकबर ने पूछा, क्या कोई बीरबल है हमारे दरबार में? दरबारी बोले, नहीं हुजूर, ऐसा कोई नाम हमने सुना नहीं। लेकिन अकबर के पीछे की दीवार पर एक चित्र टंगा था, जिसमें एक अजनबी मुस्कुरा रहा था। अकबर ने वो चित्र देखा और बहुत देर तक देखते रहे। फिर बोले, कभी कभी कुछ लोग समय में नहीं रहते, वो समय को जीते हैं। उस दिन सूरज पहले से कुछ धीमा उगा था। दरबार सजा था, पर भीतर कोई जान नहीं थी। अकबर बैठे थे चुपचाप। किसी से कुछ नहीं पूछा, किसी को कुछ नहीं कहा।
उनकी आंखें दरबार की दाहिनी दीवार पर लगी उस तस्वीर पर टिकी थी। वो चित्र जिसमें एक मुस्कुराता हुआ अजनबी था, जिसे अब कोई नहीं पहचानता, पर जिसे कभी बीरबल कहा जाता था। अकबर ने एक बार फिर पूछा, क्या तुमने बीरबल नाम सुना है? सब चुप रहे। महल के पुराने तहखाने में एक कमरा था जहां कोई नहीं जाता था, संभावनाओं का कक्ष, जहां हर दीवार पर आईने लगे थे। हर आईना कुछ दिखाता नहीं, कुछ बताता था। अकबर उस कक्ष में पहुंचे। पहले आईने ने कहा, यदि बीरबल आज भी होता तो युद्ध न होता। दूसरे ने कहा, यदि तुमने कभी उससे ईर्ष्या की होती तो वो तुमसे दूर होता। अकबर आगे बढ़ते गए और एक आईना आया जिसमें कोई चेहरा नहीं था, केवल एक आवाज थी, अगर तुम बीरबल को सच में पाना चाहते हो तो तुम्हें समय के बाहर जाना होगा। अकबर ने पुस्तकालय में एक बहुत पुरानी किताब खोज निकाली जिसका लेखक था मिर्जा अल मुतवक्किल। पुस्तक का नाम था दूसरी घड़ी। उसमें एक पंक्ति थी, जब कोई इंसान किसी दूसरे के समय को जीने की इच्छा करे तो उसकी आत्मा एक द्वार खोजती है जिसे केवल एक आईना पहचानता है और एक घड़ी खोलती है। अकबर ने तय किया वो बीरबल को वापस लाएंगे या उस समय रेखा को देखेंगे जहां बीरबल का नाम आज भी है। महल के कोषागार में एक और रहस्यमयी वस्तु थी, एक लकड़ी का डब्बा जो बीरबल के समय मिला था। जब उसे खोला गया तो भीतर था एक रेत से भरी घड़ी, पर उसकी रेत ऊपर से नीचे नहीं जा रही थी, बल्कि नीचे से ऊपर चढ़ रही थी। अकबर ने उस घड़ी को छुआ और वे एक गहराई में गिरते चले गए। जब उन्होंने आंखें खोली, वे एक अजीब शहर में थे जहां हर मकान की दीवार पर शब्द लिखे थे, पर वे शब्द पल पल बदलते थे। ये शहर यादगिरिस्तान था जहां हर घर किसी की याद से बना था। वहां एक छोटा बालक मिला जो बोला, तुम अकबर हो ना? बीरबल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अकबर चौंके, क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं, पर मैं उनका सपना हूं। बालक उन्हें एक पुराने द्वार तक ले गया जहां लिखा था, जो बीत गया है वो मिटता नहीं, वो पलट सकता है। अकबर अंदर गए। वहां एक कमरे में एक व्यक्ति बैठा था, पीठ किए। अकबर बोले, बीरबल। वो व्यक्ति पलटा। चेहरा वही था, पर आंखों में काल का भार था। बीरबल बोले, मैं यहां से जा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं केवल एक परछाई हूं जो तभी उगती है जब अतीत याद किया जाता है। अकबर बोले, वापस चलो, सब तुम्हें भूल गए हैं, लेकिन मैं नहीं भूला। बीरबल बोले, अगर मैं वापस गया तो तुम शायद भूल जाओगे कि तुम कौन थे, क्योंकि मेरी वापसी का अर्थ है एक ऐसी समय रेखा का निर्माण जिसमें तुम वही अकबर नहीं रहोगे। अकबर मौन हो गए। बीरबल ने पूछा, क्या तुम तैयार हो अपने को खो देने के लिए, मुझे वापस पाने के लिए? अकबर ने अपनी तलवार निकालकर रेत की घड़ी की रेखा पर वार किया। रेत हवा में उड़ने लगी। मैं तैयार हूं, उन्होंने कहा, और उसी पल सब कुछ थम गया। अकबर की आंखें खुली। वे अपने महल में थे, पर दरबार में कुछ बदल चुका था। हर दरबारी की पोशाक हल्के रंग में थी। दीवार पर टंगी तस्वीर अब स्पष्ट हो गई थी, और उसमें बीरबल था, मुस्कराता हुआ, और अब सब उसे पहचानते थे। पर अब कोई और फर्क था। कभी कभी अकबर भूल जाते थे कि उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा। कभी उन्हें याद नहीं आता कि बचपन में उनका नाम क्या था। एक शाम बीरबल और अकबर छत पर बैठे थे। अकबर बोले, तुम वापस कैसे आए? बीरबल बोले, शायद मैं कभी गया ही नहीं था, या शायद अब मैं वो बीरबल नहीं हूं जिसे तुम जानते थे। अकबर बोले, क्या तुम अब भी समय में हो? बीरबल बोले, नहीं महाराज, अब मैं समय हूं, लेकिन केवल तब तक जब तक आप मुझे याद रखें। बीरबल अब वापस थे, लेकिन अकबर के भीतर कुछ अब भी अधूरा था। रातों को वे एक सपना देखते, एक अजीब शहर जहां हर गली के मोड़ पर रेत बिछी होती थी और उस रेत पर कोई चलता नहीं।
बल्कि विचार चलते थे। अकबर हर रात उस शहर में बीरबल को देखते, पर वो बीरबल कुछ बोलते नहीं, केवल एक और इशारा करते, रेत की परतों की ओर। एक रात अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम अब भी समय हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, अब मैं स्मृति हूं, और स्मृति की गहराई में 7 परतें होती हैं। महल में एक पुराना कमरा था, जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था, पर एक दिन अचानक वहां से घंटी की आवाज आई। दरबारी दौड़कर वहां पहुंचे, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना घड़ा जिसमें से रेत झर रही थी। घड़े के नीचे एक कागज रखा था, जिस पर लिखा था, यदि तुमने उसे देखा है तो उसे खोज भी सकते हो, लेकिन जो खोया गया हो वो केवल वहां मिलता है जहां समय उसे भूल गया हो। अकबर ने बीरबल के साथ उस घड़े को खोला। अंदर एक बारीक चमकता हुआ पत्थर मिला, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, मैं। बीरबल बोले, हर परत, महाराज, एक सवाल पूछेगी। यदि उत्तर गलत हुआ तो हम उसी में खो जाएंगे। पहली परत ने पूछा, क्या तुम वही हो जो तुम समझते हो, या वह जो दुनिया ने तुमसे कह दिया कि तुम हो? अकबर ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे केवल बीरबल पहचानता है। रेत हटी, एक मार्ग खुला। अब वे एक और कक्ष में पहुंचे, जहां हवा में पुराने संगीत की ध्वनि थी, पर उस संगीत में चेहरों की चीखें छिपी थी। यहां प्रश्न था, किसे याद रखना अधिक कठिन है, जिसने धोखा दिया या जिसने साथ निभाया? बीरबल ने कहा, जिसने साथ निभाया, क्योंकि उनकी यादों में हम खुद को पाते हैं और खो भी देते हैं। दूसरी परत खुल गई। ये कक्ष खाली था, सिवाय एक जलती दीपशिखा के, पर वो दीपशिखा बोल रही थी, मैं वो हूं जो अभी हुआ नहीं, लेकिन यदि तुम मुझे पहचान लो तो मैं कभी होगा भी नहीं। अकबर ने उत्तर दिया, तुम डर हो, भविष्य का भय, और भय केवल स्मृति की छाया है। दीपशिखा बुझ गई और एक सीढ़ी खुल गई जो नीचे जाती थी। यहां दीवारें रेत की थी और छत से टपकती बूंदों की आवाज गूंज रही थी। बीरबल ने देखा, हर बूंद एक क्षण थी और हर क्षण एक चेहरा था। चेहरे, कुछ जान पहचान के, कुछ अजनबी, कुछ खुद के। तभी वहां एक और आवाज आई, यदि समय एक गलती करे तो क्या उसे माफ किया जा सकता है? बीरबल बोले, समय गलती नहीं करता, इंसान उसे गलत समझ लेता है। अब वे 3 परतों से साथ साथ गुजरे। विश्वास, जहां बीरबल को दिखाया गया कि अकबर ने उन्हें छोड़ दिया था। त्याग, जहां अकबर को दिखाया गया कि बीरबल ने राज गद्दी छीन ली थी। अंतर्द्वंद्व, जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। इन तीनों भ्रमों में उन्हें एक ही बात करनी थी, मौन रहना, क्योंकि सत्य वो होता है जो कहने से बिगड़ता है लेकिन मौन से खिलता है। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तीनों भ्रम पिघल गए। अब वे अंतिम परत पर पहुंचे। यहां कोई दीवार नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ एक परछाई थी जो बीरबल की तरह दिखती थी, लेकिन आंखें अकबर की थी। परछाई ने कहा, अब तुम नहीं पहचानोगे कि तुम कौन हो, क्योंकि इस बिंदु के बाद तुम केवल किसी और की स्मृति होगे। अब तुम दोनों एक दूसरे की याद बन चुके हो। बीरबल चुप थे। अकबर बोले, क्या इसका अर्थ है हमें खुद को भूलना होगा? परछाई मुस्कराई। अचानक सब कुछ चुप हो गया। न रेत थी, न दीवारें, न घड़ी, न बीरबल, केवल अकबर, एक खुली आंखों वाला सम्राट जिसे दुनिया अब भी जानती थी, पर जो अब अपने भीतर किसी और की आवाज सुनता था। वर्षों बाद किसी यात्री ने अकबर का अंतिम चित्र बनाया। उस चित्र में सम्राट अकेले नहीं थे, उनकी परछाई में एक दूसरा चेहरा था। जब चित्रकार से पूछा गया, तुमने ये चेहरा किसका बनाया? उसने कहा, ये चेहरा मेरे सपनों में आया था, और उसने कहा था, मैं रेत की 7वीं परत हूं, मैं अब किसी की स्मृति हूं।
अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में एक विचित्र घटना हुई। उत्तर दिशा के एक छोटे से गांव ध्रुवग्राम में एक 5 वर्षीय बालक ने भविष्य बताना शुरू कर दिया। वो कोई सामान्य बात नहीं करता था। वो राजाओं के निर्णयों, युद्धों के परिणामों और भविष्य की ऐसी घटनाओं की बात करता था जो केवल दरबारियों या रत्नों को पता हो सकती थी। बालक का नाम था अर्जव। महल में एक गुप्तचर आया। उसने अर्जव की बातें दरबार में दोहराई। बीरबल लौटेगा। वो अब बातों में नहीं, भावों में मिलेगा। वो रेखाओं से नहीं, आत्मा से पहचाना जाएगा। और जब 7वां कंगन स्वयं किसी को चुनेगा, तब सत्य अपने आप चलकर दरबार में आएगा। अकबर ने सुना और पहली बार मुस्कराए। तो समय लौटना चाहता है, पर शरीर बदलकर अर्जव को महल लाया गया। वो न डरता, न झुकता, न किसी की ओर देखता। उसने अकबर से कहा, तुम अब भी बीरबल को पहचान नहीं सकते, क्योंकि तुम चेहरे देखना चाहते हो, आत्मा नहीं। अकबर ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने पांडुलिपियों से सवाल पूछे जो केवल बीरबल जानता था। अर्जव ने सभी उत्तर सही दिए, पर उसने एक नई बात कही। बीरबल की आत्मा अब केवल स्मृति नहीं है, वो अब भविष्य बनने को तैयार है। महल के पुराने तहखाने से फिर वही आवाज आई। रेत की घड़ी जो उल्टा बहती थी, अब थम चुकी थी। और वहां एक नए आकार का कंगन प्रकट हुआ, जिसमें 7 रंगों की आभा थी। हर रंग एक गुण का प्रतीक। बुद्धि, समर्पण, मौन, व्यंग्य, विश्वास, धैर्य और दृष्टि। कंगन अचानक स्वयं उड़कर अर्जव के हाथ में बैठ गया। दरबार स्तब्ध। अब प्रश्न था, क्या अर्जव सच में बीरबल का पुनर्जन्म है, या कोई ऐसा साधक जो बीरबल की चेतना से जुड़ चुका है? महल के विद्वानों ने परख की। अर्जव को वे सपने आते थे जिनमें पुराने दरबार के दृश्य होते थे। उसे वे बातें याद थी जो केवल बीरबल और अकबर के बीच ही होती थी। और सबसे अद्भुत, जब भी कोई गलत न्याय होता, अर्जव की आंखें नीली हो जाती। रात को अर्जव किसी से बात करता था, पर वहां कोई नहीं होता। एक दिन एक सेवक ने छिपकर देखा, अर्जव दर्पण से बात कर रहा था। मुझे कैसे बोलना चाहिए? क्या अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है? क्या मैं तुम्हारे बिना भी बीरबल हो सकता हूं? उस दर्पण में एक छाया चित्र उभरा और वो बोला, जब तुम मेरी आवश्यकता महसूस करना छोड़ दोगे, तभी तुम वास्तविक बीरबल बन पाओगे। अब वृद्ध अकबर चाहते थे कि अर्जव एक बार उनकी आंखों में देखकर जवाब दे, क्या तुम ही बीरबल हो? अर्जव ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं महाराज, मैं बीरबल नहीं हूं। मैं वो हूं जो बीरबल हो सकता था, यदि वो तुम्हारे बिना जन्म लेता। अकबर की आंखें भर आई। तो क्या तुम मेरी याद से आजाद होना चाहते हो? अर्जव बोला, नहीं, मैं उस याद का उत्तर बनना चाहता हूं। अर्जव ने कंगन को खड़ा किया। कंगन से एक ध्वनि निकली और 7 रंगों की रेखाएं महल की दीवारों पर फैल गई। हर रेखा एक चित्र बनी। बीरबल का पहला निर्णय, अकबर का संदेह, दोनों की पहली बहस, महल के तहखाने की खोज, कालशून्य से मुठभेड़, रेत की परतों की यात्रा, और अंत में एक कोरा चित्र। अर्जव ने उस चित्र की ओर इशारा कर कहा, यह मेरा है, इसे भरने का कार्य तुम्हारा है महाराज। एक दिन अर्जव लापता हो गया। सिर्फ एक बात बची। कंगन अब उस दर्पण पर लटका था जहां अर्जव बात करता था। कोई कहता है अर्जव एक तीर्थ पर चला गया। कोई कहता है वो अब भी महल में है, किसी छवि में समाया हुआ। कुछ लोग कहते हैं बीरबल अब चेहरा नहीं रहा, वो दृष्टि बन गया है। सालों बाद एक नए सम्राट ने एक किताब पढ़ी। उसमें लिखा था, यदि कोई तुम्हारे विचारों को पहले से जानता हो, यदि कोई तुम्हें खुद से ज्यादा समझे, और यदि कोई तुम्हारे मौन में भी उत्तर दे, तो समझो बीरबल लौट आया है। अर्जव के लापता होने के वर्षों बाद अकबर अब वृद्ध हो चुके थे। दरबार की चमक फीकी पड़ चुकी थी, पर उनकी आंखों में अब भी एक प्रश्न जीवित था।
क्या बीरबल अब भी इस समय रेखा में है? एक दिन जब सूर्यास्त के समय महल के उत्तर द्वार पर झुकता प्रकाश पड़ा, अकबर को उस दीवार पर कुछ दिखाई दिया। एक रेखा जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। वह रेखा घड़ी की सुई की दिशा में घूमती दिखती थी और उस पर अंकित था, जब समय स्वयं को समाप्त करता है तभी उसका उत्तर प्रकट होता है। अकबर ने वो कंगन लिया जो अर्जव छोड़ गया था, 7 रंगों वाला कंगन। उन्होंने उसे आग में फेंकने का प्रयास किया, पर वो जलता नहीं था। उन्होंने उसे तलवार से काटा, पर वो टूटा नहीं। आखिर उन्होंने उसे गंगा की धारा में प्रवाहित किया और उसी क्षण पूरे महल की दीवारों पर एक साथ 7 चिन्ह उभरे। बीरबल की मुस्कान, अर्जव का मौन, कालशून्य की आंखें, रेत की उल्टी धारा, दर्पण की परछाई, भविष्य का प्रश्न और अंत में एक द्वार। ये समय का अंतिम द्वार था। अकबर अकेले उस द्वार से गुजरे। वहां समय नहीं था, न दिन, न रात, न मौसम। वहां उन्होंने एक वृक्ष देखा जिसकी शाखाएं अंधेरे में चमक रही थी। वृक्ष के नीचे एक पुरुष बैठा था जिसका चेहरा न बीरबल जैसा था न अर्जव जैसा, पर उसकी आंखें दोनों से भी अधिक प्रबुद्ध थी। अकबर बोले, क्या तुम ही बीरबल हो? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। मैं वही हूं जो बीरबल भी था, अर्जव भी था, और अब कोई नहीं है। अब सारे रहस्य खुले। 1. भविष्य बताने वाला कंगन। वो कोई जादुई वस्तु नहीं था, वो एक प्रतीक था। समय को महसूस करने, उससे परे जाने और उसे मूर्त रूप में जीने की चाबी। जिसे भी वो चुनता था वो समय से अलग हो जाता था। 2. काल शून्य। वो कोई दानव नहीं था, बल्कि समय की निर्जीव रचना थी जो चाहती थी कि कोई समय को बंधन में न बांधे। 3. रेत की 7 परतें। वे परतें स्मृति की गहराइयां थी जिनमें हर व्यक्ति का वास्तविक चेहरा छिपा होता है। 4. बीरबल का पुनर्जन्म। अर्जव बीरबल का पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि वो बीरबल की चेतना का विस्तार था। एक बीज जो तब फूटा जब अकबर ने उसे याद किया। 5. अकबर का सच्चा रूप। अकबर केवल एक सम्राट नहीं थे, वे बीरबल के बिना अधूरे समय का प्रतीक थे। और जब बीरबल नहीं रहा तो अकबर भी स्मृति बन गए। अकबर ने उस पुरुष से पूछा, अब आगे क्या होगा? उसने उत्तर दिया, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब कुछ होना शेष नहीं है। तुमने जान लिया, बीरबल कोई नाम नहीं था, वो एक स्थिति थी जब चेतना और न्याय एक हो जाते हैं। अकबर की आंखें भर आई। तो क्या मेरी यात्रा समाप्त? उत्तर मिला, नहीं, समाप्त शब्द अब अर्थहीन है। अब तुम वही बन चुके हो जो तुम खोजते थे, पर यह वापसी वैसी नहीं थी जैसी दुनिया जानती है। अकबर जब महल लौटे तो किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कोई दस्तावेज नहीं था, कोई ताज नहीं, कोई गद्दी नहीं। वे एक सामान्य वृद्ध लगते थे, पर जब वे गलियों से गुजरते तो छोटे छोटे बच्चे उनकी ओर देखते और धीमे से कहते, ये वही है जिसने समय से बातें की थी। अंत में एक रात जब आकाश सबसे शांत था, अकबर ने अंतिम बार वो दर्पण देखा आए जिसमें अर्जव बात करता था। इस बार उस दर्पण में कोई छवि नहीं उभरी, केवल एक वाक्य चमका, ध्यान दो, जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तभी बीरबल सच्चे रूप में जीवित होता है।